मैं सुषमा त्रिवेदी, प्रोफ़ेसर इतिहास विभाग नवयुग कन्या महाविद्यालय, अनुषंगी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम लोग चीन के इतिहास का जो आपका पाठ्यक्रम है, उसकी इकाई 15 और इकाई 16 के विषय में बात करेंगे। इकाई 15 विशेष रूप से उसका जो केंद्रीय विषय है वो है चीन में गृह युद्ध। हम चीन के गृह युद्ध इस इकाई को पढ़ने से आपको ज्ञात होगा कि चीन के गृह युद्ध के कारण क्या थे, परिस्थितियाँ क्या थी और उसका घटनाक्रम किस तरीके से था। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप उस पे समय पर किस प्रकार से होता रहा और अंत में उस गृह युद्ध के परिणाम क्या हुए। फिर हम इकाई 16 में गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन में बनी कम्युनिस्ट सरकार के कार्यों, उनके द्वारा किए गए सुधारों की सफलताओं और असफलताओं, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम आते हैं यूनिट 15, जिसमें कि चीन में अ, चलने वाले गृह युद्ध की बात करेंगे। तो चीन के अभी तक का इतिहास हम देख रहे हैं कि 1850 के बाद से, जब से अफीम युद्धों में चीन को पराजित किया गया, तब से चीन एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रंगमंच बन गया था। पश्चिमी शक्तियां लगातार वहां पर साम्राज्यवाद कर रही थी। पश्चिमी शक्तियों के साथ साथ जापान भी इस होड़ में शामिल हुआ और जापान ने चीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के कारण चीन की सामाजिक आर्थिक प्रगति तो रुक ही गई, साथ में चीन में राजनीतिक एकीकरण भी बहुत बाधित हुआ। अलग अलग विचारधाराएं चीन में पनपी, जो कि विरोधी विचारधाराएं थी और जिनके परिणाम स्वरूप चीन में आंतरिक संघर्ष चलता रहा और इस आंतरिक संघर्ष का परिणाम भी वैचारिक संघर्ष का परिणाम, जो कि सैनिक संघर्ष के रूप में उभर कर सामने आया, उसका परिणाम था चीन का गृह युद्ध। 1945 से आरंभ माना जाता है चीन के गृह युद्ध का और 1949 तक चीन का ये गृह युद्ध चला। संभवतः विश्व के देशों में चलने वाला, शायद किसी भी देश में चलने वाला, ये अब तक का सबसे लंबा गृह युद्ध था। अ, इसके पूर्व जापान ने चीन पर आक्रमण किया था और चीन के साथ जापान का एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध एक लंबे समय तक चला था। 18 अगस्त 1945 को जापान ने के प्रधानमंत्री हिरोहितो ने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण के बाद 9 सितंबर को चीन जापान युद्ध के समाप्त होने की घोषणा कर दी गई। अब इस घोषणा से ऐसा अनुभव हुआ कि चीन को कुछ राहत का काल मिलेगा, क्योंकि पश्चिमी शक्तियां भी अ, द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी व्यस्त रहीं और उसके बाद शांति और समझौतों की संधियाँ करने की के कार्यप्रणाली में व्यस्त थी और जापान को बुरी तरीके से पराजित कर दिया गया था। तो एक बहुत ही अ, ऐसा समय हो सकता था जिसमें चीन अपना पुनर्निर्माण कर सकता था। परंतु दुर्भाग्य से चीन की आंतरिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि एक तरफ चीन-जापान युद्ध का अंत हुआ और दूसरी तरफ चीन में गृह युद्ध आरंभ हो गया। चीन बहुत दुर्बल हो चुका था इन लगातार के विदेशी आक्रमणों के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भागीदारी के कारण। उसे एक शांति काल की आवश्यकता थी जहां वो अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करता, अपनी नागरिक सामाजिक सुविधाओं को बहाल करता। बट उसके विपरीत क्या हुआ कि चीन में एक बहुत ही विनाशकारी गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब ये गृह युद्ध आरंभ हुआ, चीन की दो बड़ी शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां थी। इनमें से एक थे राष्ट्रवादी, जो कि चियांग काई शेक के नेतृत्व में इस समय चीन की सरकार चला रहे थे, और दूसरे थे कम्युनिस्ट साम्यवादी, जिनके नेता कम्युनिस्ट पार्टी के जो चेयरमैन थे माओ जेडोंग, और उनके साथ जाओ एन लाय, जो कि सेकंड नंबर के नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी में, और कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा मिलिट्री कमांडर जिसका नाम था लिन बियाओ। तो ये दो स्पष्ट गुट बन गए थे और इन दो गुटों में आपस में ये संघर्ष नया नहीं था। 1920 के दशक से संघर्ष चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये संघर्ष बहुत ही हिंसात्मक स्वरूप लेता चला जा रहा था। अब एक तरफ चीन की ये दो शक्तियां थी, कम्युनिस्ट, और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अफीम युद्धों ने चीन की सीमाओं को विदेशियों के लिए बिल्कुल खोल कर रख दिया था। परिणाम ये हुआ था कि लगातार
भले ही वो समस्याएँ उनसे संबंधित नहीं थी, चीन के आंतरिक मामले थे, लेकिन उनमें भी विदेशी हस्तक्षेप बराबर बना हुआ था। तो यहाँ ये 2 बड़ी शक्तियाँ थी जिनके बीच में गृहयुद्ध होने जा रहा था। एक थी गोमिंगटांग द्वारा बनाई गई सरकार, जिसको कि राष्ट्रवादी सरकार कहते थे। गोमिंगटांग के साथ कुछ और छोटे दल उसमें शामिल थे, और दूसरी तरफ थे कम्युनिस्ट। अब यहाँ पर 2 बड़ी विदेशी शक्तियाँ, महाशक्तियाँ जिन्हें हम कह सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों अलग-अलग दलों के पक्ष में चीन में हस्तक्षेप कर रहे थे। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका बराबर राष्ट्रवादियों की सहायता कर रहा था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन बराबर कम्युनिस्ट दल की सहायता कर रहा था, और दोनों का उद्देश्य ये था कि अमेरिका चाहता था कि राष्ट्रवादी बने रहें, चीन में शासन बनाए रहे, जिससे चीन में गणतंत्रात्मक सरकार बने। जबकि सोवियट्स चाहते थे कि चीन में एक साम्यवादी सरकार का गठन किया जाए, और जिसके लिए वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सहायता दे रहे थे। तो ऐसे में ये विशुद्ध रूप से ये जो गृह युद्ध था, चीन का आंतरिक मामला नहीं था, बल्कि इसमें विदेशी शक्तियों का भी लगातार हस्तक्षेप बना रहा। और ये हस्तक्षेप कई बार उसका स्वरूप बदल जाता था, क्योंकि ना तो स्टालिन, जो कि रूस के नेता थे, वो चाहते थे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वो उसका उनके ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि राष्ट्रवादियों का और कम्युनिस्टों का संघर्ष चलता रहे, जिससे कि कम्युनिस्ट अपने सैनिक सहायता के लिए, अस्त्र-शस्त्र के लिए, आर्थिक सहायता के लिए स्टालिन या सोवियत रूस पर निर्भर रहें। दूसरी तरफ अमेरिका भी यही चाहता था, लेकिन अमेरिका कुछ हद तक चीन में शांति स्थापित करना चाहता था। अब हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, परिस्थितियाँ क्या थी, किन परिस्थितियों में चीन में ये गृह युद्ध आरंभ हुआ। तो 1937 में जब ये समाप्त हुआ, 1937 में हमने देखा कि जापान के आक्रमण के समय कोमिंगतांग को और कम्युनिस्ट पार्टी को विवश किया गया था कि वो आपस में समझौता करें। आपको याद होगा कि चीन के छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर के चियांग काई शेक का अपहरण कर लिया था, जो कि राष्ट्रवादी दल के नेता थे और प्रधानमंत्री थे। उनका अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें विवश किया गया था कि वो एक संयुक्त मोर्चा दोबारा बना करके जापान का मुकाबला करें। ये संयुक्त मोर्चा बना दिया गया था, लेकिन इस संयुक्त मोर्चे में को जिस तरीके से बलपूर्वक बनाया गया था, इनमें आपसी मतभेद बराबर बने रहे। हालाँकि संयुक्त रूप से मिलकर के जापान का मुकाबला करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये संयुक्त मोर्चा चूँकि विवशता में, जिसको हम लोग कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था, कि सिर्फ़ इस सुविधा के लिए कि देश में राष्ट्रवादियों को समर्थन मिल सके और एकजुट होकर के देश जापान का मुकाबला कर सके, इसलिए बनाया गया था। दोनों के बीच में एक-दूसरे के लिए कोई सद्भाव नहीं था, एक-दूसरे की विचारधाराओं के लिए कोई सम्मान नहीं था और कोई सहमति नहीं थी। ये निश्चित था कि ये समझौता किसी भी समय टूट सकता है, और दोनों पक्षों में से कोई भी बहुत गंभीर नहीं है इस समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए। एक बैकग्राउंड में एक बड़ा कारण था 1937 में बनाया गया संयुक्त मोर्चा और इस संयुक्त मोर्चे का टूटना। क्योंकि संयुक्त मोर्चा बनने का जो लाभ मिला, वो नेशनलिस्ट को नहीं मिला, राष्ट्रवादियों को नहीं मिला, बल्कि कम्युनिस्टों को मिला। किस तरीके से? क्योंकि एक संयुक्त मोर्चा बनने के कारण राष्ट्रवादी सरकार ने जो उसका समझौता हुआ था, उसके अनुसार राष्ट्रवादी सरकार को कम्युनिस्टों के प्रति सैनिक कार्यवाही को रोकना पड़ा था, और इसका लाभ उठाकर कम्युनिस्ट दल ने अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाया, सैनिक शक्ति को, राजनीतिक शक्ति को। तो जब गृहयुद्ध की स्थिति आई, तो वो काफ़ी मजबूत थे और एक लंबे समय तक राष्ट्रवादियों का मुकाबला करने में सक्षम बने रहे। तो एक इसके जो बैकग्राउंड में है, सिविल वॉर या चीन के गृहयुद्ध के जो पृष्ठभूमि है, उसमें ये द्वितीय संयुक्त मोर्चा की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कारण ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को एक शांति काल मिला और उन्हें अपनी शक्ति को मजबूत करने का अवसर मिला। दूसरी एक बड़ी घटना हुई इस बीच में, वो ये हुआ कि जापान ने अ, राष्ट्रवादियों की राजधानी नैनकिंग पर आक्रमण किया, और जब उन्होंने नैनकिंग पर आक्रमण किया, तो भारी संख्या में निर्दोष नागरिकों को मारा गया।
एक जनसंहार जैसा किया गया वहाँ पर, संपत्ति को नष्ट किया गया और साथ ही बहुत सारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनका अपहरण किया गया, उनको सेक्स स्लेव्स बनाया गया। तो इस घटना को रेप ऑफ नानजिंग कहते हैं, नानजिंग का बलात्कार। और इस घटना का जो विश्व पत्रकारिता में, विश्व के समाचार पत्रों इत्यादि में जिस तरीके से इसका प्रकाशन हुआ, उससे अमेरिका की सहानुभूति अ, राष्ट्रवादियों के प्रति बहुत बढ़ गई और एक तरीके से खुल करके अमेरिका राष्ट्रवादियों के पक्ष में आ गया। तो अब यहाँ पर ये स्थिति है कि यदि अमेरिका राष्ट्रवादियों का पक्ष देगा तो निश्चित रूप से रूस जो है वो कम्युनिस्टों की सहायता करने के लिए आगे आएगा। तो गृह युद्ध की परिस्थितियां तैयार होना शुरू हो गई थी। 1937 में जब संयुक्त मोर्चा बना, ये विडंबना की बात है कि संयुक्त मोर्चा बना था शांति स्थापित करने के लिए दोनों प्रतिद्वंदी दलों के बीच में, लेकिन यहीं से गृह युद्ध के बीच और आपसी प्रतिस्पर्धा के बीच भी पड़े। अब 1945 में जब जापान के साथ चीन का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बनी जो कि गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार थी और जिनके कारण गृह युद्ध हुआ चीन में और जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी विशेष रूप से अपने आप को इतना सक्षम रूप से राष्ट्रवादियों का मुकाबला करने में सफल रहे। तो अब इसमें क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो संयुक्त मोर्चा बनाया गया था, संयुक्त मोर्चा बनाने का उद्देश्य क्या था कि कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी मिलकर के जापान का मुकाबला करेंगे। लेकिन हुआ वास्तविकता में क्या कि राष्ट्रवादी कम्युनिस्टों को इस गतिविधि में बहुत प्राथमिकता नहीं देना चाहते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो राजनीतिक रूप से असुरक्षित थे। क्योंकि यदि कम्युनिस्टों को बराबर की भागीदारी दे दी जाती जापान के साथ युद्ध का मुकाबला करने में, तो वो एक तरीके से युद्ध के बाद वो एक दावेदार हो जाते चीन में शासन करने के लिए और वो राष्ट्रवादियों के समकक्ष खड़े हो सकते थे। तो राष्ट्रवादी नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा महत्व कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को चीन की प्रतिरक्षा, जो जापान से प्रतिरक्षा कर रहा है चीन, उसमें उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए। लेकिन ये जिसको कहना चाहिए कि बैकफायर कर गई नेशनलिस्ट की ये पॉलिसी। राष्ट्रवादियों की इस नीति का उल्टा प्रभाव हुआ। चूंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, भागीदारी नहीं करवाई कम्युनिस्टों की, तो नतीजा ये हुआ कि युद्ध की समाप्ति पर कम्युनिस्टों को बहुत कम हानि हुई, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सैनिक हानि हो, जबकि राष्ट्रवादियों की क्षति बहुत ज़्यादा थी। राष्ट्रवादी बिल्कुल अशक्त हो गए थे जापानियों का मुकाबला करने में। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जहाँ कम्युनिस्ट सैनिक जो कि इस युद्ध में जापान के साथ युद्ध में मारे गए थे, उनकी संख्या थी 4,40,000, जबकि राष्ट्रवादी सेनाओं के जो सैनिक मारे गए थे उनकी संख्या थी 32 लाख। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना नुकसान राष्ट्रवादियों को हुआ, राष्ट्रवादियों को कितना कमजोर किया जापान के युद्ध ने, जबकि कम्युनिस्टों को उस अनुपात में हानि नहीं हुई। यही नहीं, एक तो पहला परिणाम ये हुआ युद्ध का, चीन जापान युद्ध का, जिसने कि गृह युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा परिणाम ये हुआ कि कम्युनिस्टों ने बड़ी चालाकी से इस काल का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा युद्ध में शामिल नहीं किया जा रहा था, लेकिन उनके विरुद्ध कोई सैनिक कार्यवाही भी राष्ट्रवादी इस दौरान नहीं कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कम्युनिस्टों को एक शांति काल मिला और उन्होंने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। कम्युनिस्ट नेताओं ने एक योजना इसके लिए लागू की जिसको कि 100% प्लान कहते हैं, 100% योजना कहते हैं। इस 100% योजना में उन्होंने बड़ा ही नीट डिवीजन किया, बंटवारा किया कि कम्युनिस्ट दल अपनी शक्ति का 70%, अपनी शक्ति और संसाधनों का 70% उपयोग करेगा कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति को बढ़ाने में और उसकी सदस्य संख्या को बढ़ाने में।
20% जो उसकी शक्ति होगी, उसका उपयोग किया जाएगा राष्ट्रवादियों से सुरक्षा करने में, और 10% का उपयोग किया जाएगा विदेशी शक्तियों के खिलाफ, साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। तो आपने देखा कि 70% कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, 20% कम्युनिस्ट पार्टी की रक्षा करने के लिए, सिर्फ 10% जो होगा वो विदेशी शक्तियों से युद्ध करने के लिए, जिसमें कि शामिल होगा जापान और अन्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियां। तो यदि हम इस 100% योजना का ब्रेकअप देखें, तो 90% जो है वो संसाधनों और शक्तियों का प्रयोग कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को मजबूत करने में करेगी। उसका उल्टा हम देखें, दूसरी तरफ हम राष्ट्रवादियों को यदि देखें, तो राष्ट्रवादी 90% अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग जापान या अन्य विदेशी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल जो विपरीत आंकड़े हमें दिखाई देते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जापान युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को किस तेजी से मजबूत किया, और जबकि राष्ट्रवादी कितने दुर्बल होते चले गए। इससे कम्युनिस्टों को प्रोत्साहन मिला गृह युद्ध करके चीन की राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करने के लिए। इसके अलावा चीन जापान युद्ध का एक परिणाम ये हुआ कि इस दौरान कम्युनिस्ट नेताओं के पास जो चीन के उत्तर पूर्वी चीन का जो क्षेत्र था, वहां पर उन्होंने सोवियट्स की स्थापना की। जियांग्सी सोवियत के बारे में हम पिछले यूनिट में बात कर चुके हैं, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कृषि सुधार लागू किए। किसानों को ज़मीनें प्रदान की गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, किसानों के कर माफ किए गए। तो इस तरीके से इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी चीन के किसानों के बीच में, कम से कम उत्तरी पूर्वी चीन के किसानों के बीच में बहुत लोकप्रियता हासिल करने में सफल रही, और माओ जेडोंग को एक बड़े नेता के रूप में चीन ने स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ राष्ट्रवादियों के जो नेता था चियांग काई शेक, उसकी छवि चीन जापान युद्ध के बाद एक दुर्बल और भ्रष्ट नेता के रूप में तब तक बन चुकी थी, और चीनी जनता, चीनी नागरिक उससे इसलिए भी नाराज थे और नफरत करते थे क्योंकि वो अमेरिका के बहुत निकट आ चुका था। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के साथ चियांग काई शेक परिवार के बहुत निकटता के संबंध थे। चियांग काई शेक की पत्नी एक लंबे समय तक अमेरिका दौरे पर रही, और वो वहाँ बड़ी लोकप्रिय महिला थी, बहुत सारे सामाजिक उत्सवों में भाग लेती थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है इनकी अमेरिका यात्रा और अमेरिका में इनकी लोकप्रियता के विषय में। तो इस तरीके से इतनी स्पष्ट निकटता अमेरिका के साथ दिखाने के कारण चीन की जनता चियांग काई शेक से और राष्ट्रवादियों से नाराज थी। तो दोनों शक्तियां, जहां कम्युनिस्ट पार्टी उभर रही थी, वहीं हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी दल का पतन हो रहा था। राष्ट्रवादी दल अलोकप्रिय होता जा रहा था, उसकी शक्ति में कमी आ रही थी। हालांकि अमेरिका हर वक्त, हर समय उसके साथ खड़ा हुआ था। अब जब साइनो जापानीज इस चीन जापान युद्ध का अंत हुआ, तो अ, अमेरिका ने बहुत सहायता करने का प्रयास किया चियांग काई शेक को। और जब अमेरिका, चाहे वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हो, उसके बाद फ्रेडरिक ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हालांकि ट्रूमैन ने बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं थी चियांग काई शेक के प्रति, लेकिन फिर भी अमेरिका समर्थन कर रहा था राष्ट्रवादियों को। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी, उसमें यदि अमेरिका समर्थन कर रहा है चियांग काई शेक और राष्ट्रवादियों का, तो निश्चित रूप से रूस की, कह लीजिए, मजबूरी या रूस की आवश्यकता थी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करे। तो इन इन परिस्थितियों में अब ये दो दल एक दूसरे के आमने सामने थे, और ऐसा लग रहा था कि किसी समय उन दोनों के बीच में गृह युद्ध आरंभ हो सकता है। अब हम देखेंगे गृह युद्ध की घटनाएं। चीन के गृह युद्ध को, जो कि गोमिंगतांग राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के बीच में लड़ा गया, उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। 3 चरणों में इस पूरे युद्ध काल, क्योंकि एक लंबा समय था, 45 से आरंभ होकर के 1949 तक चला था, तो इसके 3 चरण थे,
3 डिफरेंट फेजेस थे जिनमें अलग-अलग शक्तियां प्रभावशाली रही। जो पहला चरण था वो जापान के विथड्रॉल के तुरंत बाद आरंभ हो जाता है अगस्त 1945 में, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादियों के बीच में जापान द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों पर कब्जा करने की होड़ लग गई। 1945 से 1946 तक मुख्य रूप से मंचूरिया में इन दोनों के बीच में, दोनों दलों के बीच में संघर्ष चलता रहा। 1947 से 1948 में दूसरा चरण युद्ध का माना जाता है। इसके आरंभ में 1947 में राष्ट्रवादियों की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी और उन्होंने कई स्थानों पर कम्युनिस्टों को पराजित किया, लेकिन 48 आते आते कम्युनिस्टों ने अपनी स्थिति को फिर से मजबूत किया और इसकी वजह ये थी कि रूस ने भरपूर सहायता कम्युनिस्टों की की। तीसरा चरण आता है जबकि कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के बीच में निर्णायक युद्ध लड़े गए और अल्टीमेटली 1949 तक आते आते कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी तरीके से पराजित कर दिया राष्ट्रवादियों को। अधिकांश राष्ट्रवादी नेता देश छोड़ करके, चीन छोड़ करके चले गए और कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में एक कम्युनिस्ट सरकार या साम्यवादी सरकार का गठन किया। सो ये 3 डिफरेंट फेजेस थे। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस चरण के में क्या मुख्य घटनाएं हुई और क्या राजनीतिक हस्तक्षेप था विदेशी शक्तियों का और उनके परिणाम क्या हुए। अब इसका आरंभ, जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम चरण जो था वो तुरंत जापान जैसे ही चीन छोड़ करके गया, चीन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हिरोहितो ने समर्पण किया और उनके अधिकार वाले जितने भी क्षेत्र थे, अब हम पिछले यूनिट्स में भी बात कर चुके हैं कि मंचूरिया मुख्य रूप से बोन ऑफ कंटेंशन था। आपस में झगड़े का जो मुख्य मुद्दा था वो था मंचूरिया। सो मंचूरिया पर जैसे ही प्रभाव को छोड़ा जापान ने यहाँ पर युद्ध की घटनाएं आरंभ, चीन का सिविल वॉर या गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब जापान के आत्मसमर्पण करने के तुरंत बाद चीन की जो राष्ट्रवादी सरकार थी उसके मुख्य सेनापति जू डे मंचूरिया पहुंच गए और उन्होंने राष्ट्रवादी सेनाओं को जापान द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों पर तत्काल कब्जा करने का आदेश दे दिया और बड़ी संख्या में सेनाएं वहां पर राष्ट्रवादी सेनाएं वहां पहुंच गई। इस बीच चीन के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रवादियों के नेता था चियांग काई शेक, उन्होंने घोषणा की कि कम्युनिस्ट सेनाएं जहां पर भी हैं वो वहीं बनी रहेंगी, यथास्थिति में रहेंगी और वो मंचूरिया की तरफ कूच नहीं करेंगी। मंचूरिया में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। लेकिन ये ऐसा मौका था कि और कम्युनिस्ट पार्टी को ये एहसास था कि वो इस समय उन परिस्थितियों में राष्ट्रवादियों से कहीं ज़्यादा मजबूत उनकी सेनाएं हैं और लोकप्रियता भी उनकी राष्ट्रवादियों से अधिक है। तो उन्हें कोई भी संकोच नहीं हुआ, ना तो दूसरा मोर्चा जो बनाया गया था उसकी शर्तों को तोड़ने में और ना ही चियांग काई शेक के आदेशों का उल्लंघन करने में। तत्काल लिन बियाओ जो कि सेनापति थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने कम्युनिस्ट सेनाओं को मंचूरिया रवाना कर दिया और उनके लिए आसान था क्योंकि वो उत्तर पूर्वी चीन में पहले से उनकी सेनाएं मौजूद थी और वो वहां पर शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने तेजी से मंचूरिया में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। अब इसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने राष्ट्रवादियों की सहायता की क्योंकि राष्ट्रवादी सेनाएं पूर्वी चीन में थी, मध्य और दक्षिणी चीन में थी, तो वहां से मंचूरिया पहुंचने में समय भी लगता और सेनाएं उतनी भारी संख्या में तत्काल वहां पहुंचाई नहीं जा सकती थी। तो अमेरिका ने मदद की, अमेरिका ने एयरलिफ्ट किया चीनी राष्ट्रवादी सैनिकों को, राष्ट्रवादी सेनाओं को हवाई जहाज के द्वारा अमेरिका ने तत्काल मंचूरिया पहुंचाया जिससे कि चीन के कम्युनिस्ट सेनाओं की गतिविधियों को वहां पर रोका जा सके और उन्हें आगे बढ़ने से रोक करके मंचूरिया के क्षेत्रों पर कब्जा किया जा सके। अब इस अमेरिका ने एक अपने आर्मी जनरल को भी राष्ट्रवादियों की सहायता के लिए भेजा जिनका नाम डगलस मैकार्टनी था। डगलस मैकार्टनी ने आकर के रूस
रूस की गतिविधियों को, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो मंचूरिया में रूस की गतिविधियों को रोके, क्योंकि ये स्थिति जो मंचूरिया की स्थिति थी वो कम्युनिस्टों के लिए के पक्ष में ज़्यादा थी। पहली बात, वो मंचूरिया के निकट में थे, उनके लिए वहाँ पहुँचना आसान था, और दूसरा, मंचूरिया रूस की सीमाओं के करीब था। तो रूस से अमेरिका से सहायता प्राप्त करना राष्ट्रवादियों के लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन कम्युनिस्ट के लिए रूस से सहायता प्राप्त करना बहुत आसान था, व्यावहारिक था, क्योंकि रूस की सेनाओं को सिर्फ सीमा पार करके इस तरफ आना था, जबकि अमेरिका को की सेनाएं बाहर से आनी थी। लेकिन फिर भी तुरंत जो है वो मंचूरिया पे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सेनाओं को तुरंत मंचूरिया कूच करने के आदेश दे दिए, और भारी संख्या में कम्युनिस्ट सेनाएं मंचूरिया पहुंच गई। अब मंचूरिया के लिए युद्ध आरंभ हो गया कम्युनिस्ट पार्टी की सेनाओं के बीच में और राष्ट्रवादी सेनाओं के बीच में। मंचूरिया इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। मंचूरिया प्रांत जो था वो शायद चीन का सबसे आर्थिक संसाधनों से संपन्न प्रांत था। यहाँ पर सबसे यही कारण था कि यहाँ पर लोहा, कोयला और अन्य खनिज पदार्थों की बहुतायत से खदानें थी। यहाँ पर विदेशी शक्तियों ने भी बहुत सारी रेलवे लाइंस बिछाई थी। सो चीन का शायद सबसे समृद्ध प्रांत था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में रेलवे लाइंस थी। इसी तरीके से चीन के भारी उद्योगों का केंद्र भी मंचूरिया था। तो मंचूरिया पर अधिकार जिस शक्ति के भी हाथ में होता, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी है या राष्ट्रवादी, तो इसका अर्थ था कि चीन के आर्थिक संसाधनों पर उस दल का या उस पार्टी का अधिकार होगा। तो इसलिए मंचूरिया बहुत इम्पोर्टेंट था दोनों के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए भी और कम्युनिस्ट के लिए भी। अब यहाँ पर अमेरिका ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने अब चीनी, क्योंकि इसके पहले कम्युनिस्टों ने लिन बाओ ने वहां पहुंच करके सारे बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया था, भारी संख्या में सेनाएं तैनात कर दी थी, रेलवे मार्गों पर कब्जा कर लिया था। जहां पर वो कब्जा नहीं कर पाए थे, उन रेलवे मार्ग को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे कि राष्ट्रवादी सेनाएं उनका प्रयोग ना कर सके। तो अब कोई चारा नहीं था राष्ट्रवादियों के पास, तो उन्होंने बड़ी संख्या में अमेरिकन एयरक्राफ्ट से बड़ी संख्या में सेनाएं वहां पर उतारी गई मंचूरिया में, और अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से मंचूरिया में मुगटेन नाम के स्थान पर कब्जा करने में राष्ट्रवादियों की सहायता की। ये जो घटना थी यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रथम चरण है, इसमें राष्ट्रवादियों का पक्ष भारी था, और मंचूरिया में उन्हें काफी हद तक कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त हुई, जिसके पीछे अमेरिका का हाथ था। लेकिन अब एक और पक्ष था, वो ये था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ये युद्ध लंबे समय तक जारी रहे, क्योंकि इन शक्तियों का, अमेरिका सहित पश्चिमी शक्तियों का भारी निवेश था चीन में। दूसरी तरफ जिस तरीके से जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपनी शक्ति दिखाई थी, तो एक तरीके से चीन को अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश एक बफर स्टेट की तरह रखना चाहते थे, जिससे कि जापान की शक्ति को पश्चिम की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। तो चीन में जितनी अशांति होगी, जितनी तबाही होगी, उससे चीन के हितों का तो नुकसान होना ही था। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भी चिंतित थे। अमेरिका ने इन दोनों दलों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया, और वहां से एक अन्य अमेरिकी विशेष दूत, राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉर्ज मार्शल को भेजा गया, और उनके कहने पर, चूंकि माओ जेडोंग जो थे वो कभी भी अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते थे, सुरक्षा कारणों से भी, और वो एक साधारण किसान परिवार से आते थे, तो शायद यही वजह थी कि वो कभी भी राजधानी नानजिंग तक भी नहीं आए थे। तो ऐसे में अमेरिकन्स के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर पहली बार वो निकल करके आए। पहले वो अपने सहयोगी जाओ एनलाई को भेजना चाहते थे, लेकिन जब अमेरिका ने इंसिस्ट किया, तब वो खुद आकर के राजधानी में आए और राष्ट्रवादियों से मिले। उन दोनों के बीच में ये समझौता किया गया कि दोनों युद्ध विराम करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और एक उदार सरकार का गठन किया जाएगा चीन में, जिसमें दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, और चीन के लिए एक नया संविधान की घोषणा की जाएगी। लेकिन
ये समझौता वार्ता में कम्युनिस्ट शामिल ज़रूर हुए, लेकिन कम्युनिस्ट इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंककि नए संविधान की जो बात कही थी और समझौते में ये स्पष्ट नहीं कहा गया था कि चीनी कम्युनिस्ट सेनाओं को कितने अधिकार होंगे, कम्युनिस्ट नेताओं को कितने अधिकार होंगे। तो कम्युनिस्ट अमेरिकी दबाव में आकर के यहाँ पर इस संधि वार्ता में शामिल होने के लिए तो आ गए, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं किया और कुछ ही महीनों बाद कम्युनिस्टों ने एक बार फिर से गृह युद्ध आरंभ कर दिया, संधि की शर्तों का उल्लंघन किया और मंचूरिया पर उन्होंने आक्रमण करना आरंभ कर दिया। जुलाई 1946 में मंचूरिया में ही एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। अब इस बार जो है वो राष्ट्रवादियों ने कुछ क्षेत्रों पर अगेन अमेरिका ने दोहरी चाल चली। अमेरिका राष्ट्रवादियों की भी सहायता कर रहा था और अमेरिका शांति समझौता करने का प्रयास भी कर रहा था। तो अब कम्युनिस्ट बिल्कुल अमेरिका के विरुद्ध हो गए और वो अब किसी भी तरीके के शांति समझौते के लिए तैयार नहीं थे। कम्युनिस्टों ने मंचूरिया में अपनी शक्ति आरंभ में जैसे कि मैंने बोला कि 46-47 तक राष्ट्रवादियों की शक्ति बढ़ी मंचूरिया में क्योंकि राष्ट्रवादियों को अमेरिका का सहयोग प्राप्त था। उन्होंने शानडोंग रेलवे पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही बहुत सारे शहरों पर यहाँ के अधिकार कर लिया और ये करने के कारण कम्युनिस्टों की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। इस समय सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्टों की भारी सहायता की और जितने भी ये सहायता सोवियत यूनियन ने अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि जापान की सेनाओं ने जब सरेंडर किया था तो उन्होंने जो हथियार इत्यादि सरेंडर किए थे उनमें से बहुत सारे हथियार उन्होंने कम्युनिस्टों को दे दिए और सोवियत से जो हथियार दिए उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी, जैसे कि 9 लाख राइफल्स दी उन्होंने, 14 भारी और हल्की तोपें सौंपी, साथ में 700 सैन्य वाहन कम्युनिस्टों को सौंपे। तो मंचूरिया जैसे प्रांत में सैनिक कार्यवाही करने के लिए ये बहुत भारी संख्या में आर्म्स एंड अम्युनिशंस थे जो कि चीन के कम्युनिस्टों को प्राप्त हुए और इसका नतीजा हुआ कि 1 जनवरी 1947 तक लिन बियाओ ने पूरे दक्षिणी मंचूरिया को राष्ट्रवादियों से मुक्त करा लिया था और दक्षिण मंचूरिया पर उसने कब्जा कर लिया और अब वो आगे की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि उत्तर पूर्व में वो थे। अब वो मध्य और दक्षिण चीन की तरफ कम्युनिस्ट सेनाएं बढ़ने लगी। स्थिति ये हो गई कि नेशनलिस्ट सरकार जो कि अभी तक चीन के हित के लिए लड़ रही थी, कम्युनिस्टों को पराजित करने के लिए लड़ रही थी, कम्युनिस्टों को चीन के मुख्य भूमि से निकालने के लिए लड़ रही थी। अब ये स्थिति आ गई कि राष्ट्रवादी सरकार एक सुरक्षात्मक युद्ध करने की स्थिति में आ गई और वो अब अपना बचाव कर रहे थे कम्युनिस्ट से। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिस्टों की स्थिति द्वितीय चरण में चीन के गृह युद्ध में द्वितीय चरण के अंत तक आते आते कम्युनिस्टों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी, वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे और इसके बाद आता है अंतिम चरण 48 और 49 का आरंभ। अब अंतिम चरण में चीन के राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों, क्योंकि कम्युनिस्टों की शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ चुकी थी, लोकप्रियता बढ़ चुकी थी, भारी संख्या में किसान, मजदूर, छात्र कम्युनिस्टों के साथ आ रहे थे। इन परिस्थितियों में अब एक निर्णायक युद्ध की स्थिति आ गई और निर्णायक युद्ध के समय 3 मुख्य युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध था लाओशेन का युद्ध, दूसरा था हांगहुआई का युद्ध और तीसरा था बीजिंग का युद्ध। इन 3 युद्धों में लगातार राष्ट्रवादियों को पराजय का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जो लाओशेन का युद्ध था वो लड़ा गया सितंबर 1948 में और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने मध्य और उत्तरी चीन के महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। सो मच सो कि 165 शहरों पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। शानडोंग और मंचूरिया पूरी तरीके से कम्युनिस्टों के अधिकार में आ गए और लिन बियाओ ने मंचूरिया में जो चीनी सेनाएं थी, राष्ट्रवादियों की सेनाएं थी, उनको
अलग-थलग कर लिया। अब वो चारों तरफ से घिर चुकी थी, ना उन्हें कोई रसद सामग्री प्राप्त हो रही थी, ना सैनिक सहायता प्राप्त हो रही थी और ना ही युद्ध सामग्री प्राप्त हो रही थी। तो इससे राष्ट्रवादियों का मनोबल बहुत टूटता जा रहा था और अ, ये निश्चित लग रहा था कि वो अब मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है कम्युनिस्टों का। इस बीच में कम्युनिस्टों ने बहुत अब वो उत्तर पूर्व से मध्य और दक्षिण की तरफ बढ़े। यांगसी वैली, यांगसी नदी की घाटी की तरफ उन्होंने प्रवेश किया और वहां पर भी उन्होंने गोमिंगतांग के अधिकार वाले बहुत से रेलवे लाइंस और बहुत सारे अ, व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा कर लिया। सो इस तरीके से कम्युनिस्टों को भारी विजय हासिल होती गई। उनकी सेनाओं को रोकने की क्षमता अब राष्ट्रवादियों में नहीं रह गई थी, बल्कि राष्ट्रवादी नेताओं के बीच में बहुत फूट पड़ने लगी थी और उनकी शक्ति कमज़ोर ही नहीं हुई थी, उनके वैचारिक मतभेद भी पार्टी के भीतर उभरने लगे थे कि आत्मसमर्पण कर दिया जाए या अप अपनी सरकार को शिफ्ट कर लिया जाए, दूसरे स्थान पर लिया जाए। सो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से हताश हो चुकी थी राष्ट्रवादी सरकार। 1948 का वर्ष आते-आते 3 साल के संघर्ष ने उसको बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया था, जबकि कम्युनिस्ट जो हैं वो मजबूत होते चले जा रहे थे। जो अंतिम लड़ाई हुई गृह युद्ध की, वो थी पिंगियन का अभियान। ये पिंगियन जो है वो इट इज़ द सेम एज पेकिंग और आज का बीजिंग। तो ये एक पुराना सांस्कृतिक शहर था और शक्ति का केंद्र भी माना जाता था। 29 नवंबर 1948 को कम्युनिस्टों ने यहाँ पर अ, इसके लिए अपना अभियान आरंभ किया इस दिशा में, बीजिंग की दिशा में। और कुछ ही समय में शहर के बाहर जो अ, शाही सम्राट का शाही समर पैलेस था, ग्रीष्म राजमहल था, उस पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा उन्होंने अ, जो बीजिंग का हवाई अड्डा था उस पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया और तेजी से कम्युनिस्ट शहर के अंदर प्रवेश करने लगे। अब जो जो पेइंग की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वो राष्ट्रवादी कमांडर फू की थी और मैंने आपसे कहा कि विचारधाराओं का मतभेद उभरने लगा था, निराश हताश हो चुके थे राष्ट्रवादी नेता। तो यहाँ पर जो जनरल फू थे, उनके खुद के परिवार की करीब परिवार में फूट पड़ चुकी थी। उनकी पुत्री कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन चुकी थी और जब फू ने अपना भविष्य देखा कि अब कुछ लाभ नहीं है, वो कोई संभावना नहीं है कि वो कम्युनिस्टों का मुकाबला कर पाएँगे, तो वो स्वयं गुप्त रूप से कम्युनिस्टों के साथ वार्ता कर रहे थे आत्मसमर्पण करने के लिए और एक सुरक्षित मार्ग एस्केप रूट देने के लिए उनसे वार्ता करने लगे। तो इससे हमें पता चलता है कि राष्ट्रवादी बिल्कुल दे वर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, बिल्कुल ढहने की स्थिति में राष्ट्रवादी सरकार चीन की आ चुकी थी। अब उसके बाद हालाँकि अंतिम प्रयास, जैसे कि आपको मिंग डायनेस्टी के समय में याद होगा कि उन्होंने भी अंतिम प्रयास किया था कि सुधारों के द्वारा चीन की जनता को अपनी तरफ मिलाया जाए और अपनी शक्ति को मजबूत किया जाए। सो चियांग काई शेक ने भी बहुत सारे सुधारों की घोषणा की, लेकिन उन परिस्थितियों में इन सुधारों का कोई मतलब नहीं निकला और कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में कमांडर फू ने कम्युनिस्ट सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और माओ जेडोंग, जो कि सीसीपी के चेयरमैन थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे, उन्होंने बीजिंग शहर में प्रवेश किया और जो राष्ट्रवादी सरकार के नेता थे चियांग काई शेक, ये स्पष्ट हो गया कि बहुत ही भ्रष्ट नेता थे, क्योंकि चियांग काई शेक सहित और जितने भी बड़े राष्ट्रवादी नेता थे उन सब ने चीन की भारी धन संपत्ति हवाई जहाज़ों में भरी अमेरिका की मदद से और उसको वो देश के बाहर ले गए। हांगकांग और ताइवान में जाकर के उन्होंने शरण ली और अमेरिका ने तुरंत ताइवान की चीनी सरकार को घोषित कर दिया चीन की वास्तविक सरकार और कम्युनिस्ट नेता जो कि चीन में
कम्युनिस्ट पार्टी जिसने कि चीन पर, बीजिंग पर कब्जा करने के बाद, राष्ट्रवादियों को चीन से बाहर निकालने के बाद, उन्होंने चीन में एक जनवादी गणतंत्र की घोषणा की। लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की, लेकिन उसको मान्यता किसी भी विदेशी शक्ति ने नहीं दी। 1 अक्टूबर 1949 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में सत्ता ग्रहण की और चीन को एक जनवादी गणतंत्र के रूप में स्थापित करने की घोषणा की, और इस तरीके से चीन में गृह युद्ध का अंत हुआ। अब हमने, हालांकि ये करना, इस तरीके से चीन में एक गणतंत्रवादी सरकार की घोषणा कर दी गई और चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई। अब चीन में शासन सत्ता तो संभाल ली थी कम्युनिस्ट पार्टी ने, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी चुनौतियां थी, और ये चुनौतियां मुख्य रूप से थी कि चीन एक बेहद दुर्बल राष्ट्र था, राजनीतिक विखंडन की स्थिति में था, सामाजिक बुराइयां बहुत ज्यादा चीनी समाज को ग्रसित किए हुए थी, आर्थिक रूप से चीन बिल्कुल विनाश के कगार पर था। बार बार चीन में भुखमरी फैल रही थी, प्लेग जैसी बीमारियां फैल रही थी, एपिडेमिक्स की चपेट में था। तो इस तरीके से चीन एक कह सकते हैं बिल्कुल निढाल देश था जिस समय की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में सत्ता संभाली। तो पहली उनके सामने जो चुनौतियां थी वो बहुत सारी थी। पहली चुनौती राजनीतिक चुनौती थी कि सरकार तो चीन में बना ली गई, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने चीन की सरकार को मान्यता देने में या तो वो हिचक रही थी या वो स्पष्ट थी कि साम्यवादी सरकार को वो मान्यता नहीं देंगी। वो ताइवान की सरकार को, चीन की वास्तविक सरकार, जियांग जीशी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, चियांग काई शेक ने अपना पद त्याग दिया था चीन से जाने से पहले। तो ऐसे में पहली चुनौती तो राजनीतिक चुनौती थी कि विश्व समाज में अपने आप को स्थापित करना एक सम्मानजनक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। संयुक्त राष्ट्र में उनको स्थान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ रूस को छोड़ करके दुनिया का कोई भी देश चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी चुनौती आर्थिक चुनौती थी। देश में भारी संख्या में युद्धों में जो चीन फंसा हुआ था, जापान के साथ युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में चीन ने भाग लिया, और उसके बाद एक लंबा गृह युद्ध चीन में हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि चीन में आर्थिक संसाधन बिल्कुल नष्ट हो गए थे। चीनी अर्थव्यवस्था बहुत दुर्बल हो गई थी। रेलवे लाइंस, भारी संख्या में रेलवे लाइंस को नुकसान पहुंचा था, उद्योग धंधे नष्ट हुए थे। नतीजा ये हुआ था कि 1949 में जब कम्युनिस्ट सरकार ने शासन संभाला तो चीन का औद्योगिक उत्पादन 1937 के उत्पादन का सिर्फ 44% रह गया था। 56% कम हो गया था। तो ऐसे में चीन में मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई थी, वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ने लगे थे, तो चीन की अर्थव्यवस्था नियंत्रण से बाहर चली गई थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। और उससे भी बड़ी एक समस्या ये थी कि चीन के राष्ट्रवादी नेता चीन छोड़ते समय अपने साथ चीन के आर्थिक संसाधनों को लेते गए थे, भारी संख्या में बहुमूल्य धातुएं, करेंसी और इस तरह की चीज़ें ये अपने साथ ले गए थे। तो आर्थिक चुनौती बहुत बड़ी चुनौती थी। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक व्यापक सुधार योजना आरंभ की, और उनकी जो सुधार योजना थी उसके 2 उद्देश्य थे। एक, इनफैक्ट तीन पैरामीटर्स पे काम करना था उनको, 3 सिद्धांतों पर काम करना था। एक, चीन को आर्थिक तबाही से आर्थिक विकास की ओर ले जाना। दूसरा, राजनीतिक विखंडन से राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर ले जाना। और तीसरा, सैनिक शासन से चीन को नागरिक शासन की ओर ले जाना। तो ये 3 उद्देश्य 3 स्तरों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कार्य करने का निर्णय लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है वो मजदूरों और किसानों को, सर्वहारा वर्ग को महत्व देती है और सर्वहारा वर्ग का शासन माना जाता है। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो इस बात से अवगत थी कि उनका जो समर्थक वर्ग है वो अप्रशिक्षित, बिना पढ़े लिखे किसान हैं, मजदूर हैं।
तो ऐसे में एक उद्देश्य तो उनका था कि चीन में कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप को स्थापित करना, कम्युनिस्ट तानाशाही की स्थापना करना, निरंकुश शासन की स्थापना करना चीन में। लेकिन साथ में वो जानते थे कि पूंजीवादी बुर्जुआ वर्ग को पूरी तरीके से उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से एक नया टर्म कॉइन किया, एक नया विचार दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पूंजीपति हैं, बुर्जुआ हैं, लेकिन दे आर पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट बुर्जुआजी। वो राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी बुर्जुआ वर्ग है और ऐसे बुर्जुआ वर्ग का सहयोग हम प्राप्त करना चाहेंगे चीन का शासन चलाने में। तो ये एक दोहरी नीति थी। एक तरफ साम्यवाद स्थापित करना, साम्यवाद का अर्थ ही होता है संपत्ति का समान विभाजन करना पूरे देश में, देश के सभी नागरिकों के बीच में, और दूसरी तरफ पूंजीवाद को भी उन्होंने एक्नॉलेज किया, उसको स्वीकृति दी, लेकिन उसके स्वरूप को एक नए तरीके से परिभाषित किया कि जो लोग राष्ट्रवादी पूंजीवादी हैं उनका सहयोग और समर्थन हम प्राप्त करना चाहेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके की सुधार योजनाएं लागू की गई। अब हम आते हैं इकाई 16 पर, और इकाई 16 में मुख्य रूप से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए सुधार योजनाएं हैं। अब इन सुधारों में प्राथमिकता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि किसानों के सहयोग से सत्ता में आई थी और उनका जो पूरा संघर्ष था वो किसान समर्थित संघर्ष था, तो इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता थी, और 80% पॉपुलेशन चाइना की किसान थे। उनका कम्युनिस्ट पार्टी का घोषित उद्देश्य भूमि सुधार करने के लिए था। पहला जो उनका सुधार था वो भूमि सुधार था। 1950 में भूमि सुधार कानून लाया गया और इस कानून में घोषित कर दिया गया कि जितने भी कृषि सुधार या भूमि सुधार किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य है भूमि का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अग्रेरियन लैंड। अब कृषि भूमि का पुनर्वितरण करने का अर्थ ये था कि जिनके पास भूमि है, अधिक मात्रा में भूमि है, वो उनसे लेकर के भूमिहीन किसानों के बीच में वो भूमि बांट दी जाएगी। अब इसके लिए उन्होंने कम्युनिस्ट लीडर्स ने भूमि को, जो स्वामी थे कृषि सुधारों के लिए, भूस्वामियों को या कृषि से जुड़े हुए वर्ग को 5 कैटेगरीज में बांटा, 5 श्रेणियों में बांटा, क्योंकि उस जिस श्रेणी में जो व्यक्ति होगा उस श्रेणी के आधार पर उसके साथ व्यवहार किया जाना था सरकार के द्वारा। पहली कैटेगरी जो आती थी, जो पहली श्रेणी आती थी, वो भूस्वामियों की श्रेणी आती थी, और जिसमें जमींदार कहे जा सकते हैं, और वो इसमें ऐसे लोग होते थे जिनके पास भारी मात्रा में बहुत बड़ी विशाल भूखंड होते थे, कृषि भूमियां होती थी, लेकिन वो अपनी जमीनों पर खेती नहीं करते थे, कृषि मजदूरों के द्वारा वो करवाते थे, वो शारीरिक श्रम अपनी भूमियों पर नहीं करते थे। ऐसे जो भूस्वामी थे वो कम्युनिस्टों के पहले टारगेट थे, क्योंकि उनके पास ज़मीनें थी लेकिन वो ज़मीनों पर खेती नहीं करते थे, तो इसलिए वो सिर्फ ज़मीनों के मालिक थे, वो पूंजीपति थे। दूसरा जो वर्ग आता था उसमें धनी किसानों का वर्ग आता था, जिनके पास भी भूमि बहुत ज़्यादा अधिक भूमि होती थी, लेकिन भूमि के कुछ भाग पर वो स्वयं भी शारीरिक श्रम करते थे या खुद भी खेती करते थे। ये धनी किसान थे। तीसरी कैटेगरी आती है मध्यम किसानों की। मध्यम किसानों के पास जमीनें होती थी और वो अपनी जमीनों पर खुद खेती करते थे, खुद श्रम करते थे। चौथी श्रेणी आती थी निर्धन किसानों की, और निर्धन किसान वो होते थे जिनके पास बहुत छोटा जमीन का टुकड़ा होता था और वो खेती करने के लिए दूसरों से जमीन किराए पर भी लेते थे। तो ऐसे किसान जो हैं वो निर्धन किसान की कैटेगरी में आते थे। पांचवी श्रेणी कृषि मजदूरों की श्रेणी थी, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती थी, भूमिहीन थे वो, कृषि मजदूर थे और वो दूसरों की जमीनों पर किराए पर खेती का काम करते थे। तो इस तरीके से ये 5 कैटेगरीज, 5 श्रेणियां बनाई गई। अब
इन 5 श्रेणियों को बनाने का उद्देश्य ये था, ये चिन्हित करना कि किसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक भूमियाँ हैं जिस पर वो खुद खेती नहीं करते, और कौन से किसान निर्धन हैं जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है। तो अब ये रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत अच्छा आंकड़ा उनके पास था। अब यहाँ पर जितने भी बड़े पूंजीपति किसान थे उनकी ज़मीनों को लिया गया और भूमिहीन किसानों या कम भूमि वाले किसानों के बीच में ज़मीनों का समान वितरण कर दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया गया। और इस कार्य को इतनी सफलता मिली कि 1952 तक चीन में 3 करोड़ भूमिहीन किसानों को ज़मीनें बांटी गई। तो ये जो इनका पहला लैंड रिफॉर्म था, ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन चीन में जो कृषि सुधार किए गए कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, वो बहुत ही हिंसात्मक सुधार थे। एक आंदोलन चलाया गया जिसको कहा जाता था स्पीकिंग बिटरनेस, कड़वाहट व्यक्त करना, जिसको चीनी भाषा में सुकू कहते थे। इसका मतलब ये था कि अब तक जो शोषण कर रहे थे जमींदार और बड़े भूस्वामी किसानों का, अब किसानों को उनसे बदला लेने की खुली छूट दे दी गई। जमींदारों और बड़े किसानों को, धनी किसानों को सार्वजनिक रूप से बंदी बनाया जाता था। किसान सभाएं बनाई गई जहां पर उनके मुकदमे चलाए जाते थे, उनको दोषी सिद्ध किया जाता था, उन्हें कोड़े लगाए जाते थे, कई बार उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। तो बहुत ही हिंसात्मक रहे ये सुकूट या स्टिकिंग बिटरनेस आंदोलन जो था। स्वयं माओ जेडोंग को भी स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दिस इज लेफ्ट डेविएशन, ये वामपंथी विचारधारा की थोड़ी विकृति है। इसको विकृति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर देखा जाए तो कृषि सुधार अपने आप में सक्सेसफुल रहे। कम से कम चीन की बहुसंख्यक जनता को आजीविका का साधन मिल गया। सो 80% जो था वो कृषक वर्ग था। अब दूसरा सामाजिक सुधार, माओ जेडोंग को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित किया और महिलाओं को भरपूर सम्मान दिया। माओ का एक बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था, वुमेन होल्ड अप हाफ ऑफ द स्काई, महिलाएं आधा आसमान अपने ऊपर उठाए रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में महिलाओं को समानता की भागीदारी दी जानी चाहिए। लेकिन चीन के रूढ़िवादी समाज में महिलाओं बहुत ही पिछड़ी सोच थी महिलाओं के प्रति, और उन्हें चाहे वो विवाह की संस्था हो, चाहे वो सामाजिक पारिवारिक संस्था हो, महिलाओं को एक सेकेंड ग्रेड का, एक दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले 1950 में एक मैरिज एक्ट पारित किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने विवाह अधिनियम पारित किया 1950 में। इसमें जो मुख्य विशेषताएं थी उसकी थी, पहली ये थी कि स्त्री पुरुष में समानता है, दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। दूसरा, इसमें कहा गया कि दोनों को ही स्वेच्छा से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, क्योंकि फोर्स्ड मैरिजेस चाइना में बहुत ज्यादा होती थी। सो ये कहा गया कि स्वतंत्रता पूर्वक जीवन साथी चुनने का अधिकार है। फिर ये कहा गया कि एक विवाह प्रथा को चीनी समाज अपनाएगा, क्योंकि बहुत सारी पत्नियां अलग अलग कारणों से विवाह कर लिए जाते थे और उन पत्नियों को सही तरीके से भरण पोषण नहीं मिल पाता था और उनकी स्थिति बहुत दयनीय रहती थी। सो ये कहा गया कि एक व्यक्ति, एक पुरुष या एक महिला एक ही विवाह करेगी। तीसरी एक अन्य इसकी धारा ये थी कि चीन में विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए कहा गया कि रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और फिर इस अधिनियम की एक और धारा ये थी कि विवाह के लिए पुरुष की आयु 20 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। सो बाल विवाह या कम उम्र की स्त्रियों के विवाह को भी, बालिकाओं के विवाह को इसके द्वारा रोका गया। एक और धारा इसमें जोड़ी गई थी, वो थी फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकना। जिस तरीके से भारत में बालिका शिशु हत्या की परंपरा रही थी और उसी तरीके से चीन में भी थी, तो इसको रोकने के लिए कानून बना दिया गया कि ये आपराधिक कृत्य होगा, दंडनीय अपराध होगा यदि किसी बालिका की किसी परिवार के द्वारा हत्या की जाए। तो मैरिज एक्ट के द्वारा
समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने का भरपूर प्रयास किया गया और इसका बहुत अच्छे परिणाम भी निकले, क्योंकि 1955 तक चीन में जितने भी विवाह होते थे उसमें से 90% मैरिजेस जो हैं वो रजिस्टर्ड मैरिजेस थी। तो ये एक अच्छा बहुत ही सकारात्मक परिणाम था। फिर इस कानून के द्वारा महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार भी दिया गया, डिवोर्स का राइट भी दिया गया, जो अभी तक चीनी समाज में नहीं था। और इसको व्यावहारिक रूप देने के लिए विमेंस फेडरेशंस बनाई गई, महिलाओं की संस्थाएं बनाई गई, जो कि मदद करती थी ऐसी महिलाओं की जो कि अपने पति से या विवाह से अलग होना चाहती थी, संबंध विच्छेद चाहती थी। तो मैरिज एक्ट का चीन के समाज पर, कम से कम स्त्रियों की दशा सुधारने पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वेश्यावृत्ति को बंद कर दिया गया और एक बड़ी खराब परंपरा थी कि जमीनें लेने के बदले में स्त्रियों को जमींदारों को बेच दिया जाता था, भूस्वामियों को बेच दिया जाता था। इस पर भी रोक लगाई गई, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा माना गया, मानव तस्करी मानते हुए इस पर भी रोक लगा दी गई। तो इस तरीके से चीन में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का मैरिज एक्ट 1950 बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अब चीन की जनता निर्धन थी, गरीब थी और गाँवों, ज़्यादातर जो कम्युनिस्ट पार्टी का बेस था, समर्थक थे, वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी का एक अन्य उद्देश्य था चीन में हेल्थ सर्विसेज को, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना। और इसके लिए अगेन चूंकि कम्युनिस्ट साम्यवादी दल था, इसलिए उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य था ऐसी समानता पर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करना जो कि सर्वहारा वर्ग के लिए हो, समाज के नीचे से निचले वर्ग को भी चिकित्सा की सुविधाएं मिल सके। और यहाँ पर भी निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बहुत ही प्रभावशाली प्रयास किया। 1949 में सत्ता संभालते ही सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना की गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्थापना की गई और तुरंत उसके बाद 1952 में स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें कि राज्य के सभी नागरिकों को आच्छादित करने का प्रयास किया गया। फिर चीन का समाज लगातार एपिडेमिक्स, महामारियों से प्रभावित हो रहा था। सो संक्रामक बीमारियों और महामारियों को रोकने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई और यहाँ पर संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए जो नीति अपनाई गई उसको कहते थे प्रिवेंशन फर्स्ट, रोकथाम प्राथमिकता। और इसके लिए जगह जगह प्रिवेंशन सेंटर्स, पूरे चीन में प्रिवेंशन सेंटर्स का जाल बिछा, एपिडेमिक प्रिवेंशन सेंटर्स का जाल बिछा दिया गया और यहाँ पर बीमारियों के लिए दवाएं, टीके इत्यादि उपलब्ध कराए गए, जिससे कि एक बीमारियों से सुरक्षा मिल सके चीनी नागरिकों को। और अब चूंकि चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों की संख्या कम थी चीन में, डॉक्टर्स और प्रशिक्षित लोग कम थे, तो जो किसान थे उनको एक बेसिक प्रशिक्षण दिया गया स्वास्थ्य सेवाओं में, जिससे कि वो गांवों में जाकर के सेवाएं अपनी प्रदान कर सकें। तो एक आंदोलन जैसा चलाया गया जिसको कहा जाता था बेयरफुट डॉक्टर्स, नंगे पांव चिकित्सक। चूंकि ये गरीब किसान इत्यादि होते थे, गांवों में घूम करके कार्य करते थे, तो उनके पास आवश्यक नहीं था कि जूते और चप्पलें हों, तो इसलिए इसको कहा गया बेयरफुट डॉक्टर्स, जो कि चीन में बहुत लोकप्रिय हुए। और चीन की सफलता इस बात में है कि चेचक जैसी बीमारी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने देश से जब निकाल बाहर किया और उसके 20 साल बाद विश्व स्तर पर इसको समाप्त किया जा सका। तो ये चीन के प्रयासों की सार्थकता है। फिर उद्योग धंधों के लिए चीन में 5 वर्षीय योजना लागू की गई, जो कि 1953 से 1957 तक चली। और इस योजना का में जो प्राथमिक चरण था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें बल दिया गया भारी उद्योगों का विकास करने के लिए। और इसमें उन्होंने सोवियत तकनीकी को अपनाया, सोवियत तकनीकी को अपना करके जो उद्योगपति थे उनके साथ भागीदारी सरकार की करते हुए एक नई योजना, एक नया तरीका विकसित किया गया, जिसको कि एक पार्टनरशिप विकसित करके भारी उद्योगों और अन्य उद्योगों का विकास किया गया। सरकार ने भागीदारी की, उत्पादन पूंजीपति वर्ग करता था, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका वितरण और उसके मूल्य निर्धारण का काम सरकार ने अपने हाथों में लिया। कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए रूरल कलेक्टिविज्म,
ग्रामीण सामूहिकता को बढ़ावा दिया गया और जगह-जगह सामूहिक रूप से कृषि को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें कि सोवियट्स के आधार पर कोलखोज जो रूस में बनाए गए थे, उसी तरीके से सहकारिता किसानों के बीच में विकसित की गई। किसान अपने संसाधन मिलाकर के एक समूह बनाते थे, सामूहिक रूप से कृषि करते थे और उससे जो लाभांश उन्हें प्राप्त होता था, वो उनके बीच में बाँट दिया जाता था। इसके 2-3 लेवल्स बनाए गए थे, जिनमें सबसे पहले लोअर लेवल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स सोसाइटी बनाई जाती थी, सहकारिता बनाई जाती थी, प्राथमिक स्तर तक कृषकों के बीच में, जिसमें कि 20 से 30 परिवार शामिल होते थे। फिर उस ऊपर का हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता था और सबसे ऊपर जो होते थे, वो कम्यून्स होते थे और कम्यून्स में हज़ारों की संख्या में किसान जुटे हुए होते थे, अपने संसाधन इकट्ठा करके सामूहिक कृषि करते थे। तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों को इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को सपोर्ट कर सके, उसको सहयोग कर सके अ, और इस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा सके। कुछ समय बाद माओ ज़ेडोंग ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लागू की जिसको कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है, एक लंबी उछाल योजना, जिसके द्वारा कि वो चाहते थे कि बहुत जल्दी कम समय में चीन को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रगतिशील बनाया जा सके। सो इसको जीएलएफ के नाम से कहा जाता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। हालाँकि कुछ समय लागू करने के बाद ये महसूस किया गया कि ये उतनी व्यावहारिक योजना नहीं है। इस वजह से इसमें सुधार किए गए और जब इसमें सुधार किए गए, तो खुद कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न होने लगे और एक अन्य कार्यक्रम चालू किया गया जिसको कि 100 फ्लावर्स मूवमेंट कहा जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि उन्हें लगा कि वैचारिक विभिन्नताओं को आमंत्रित करने के लिए ये 100 फ्लावर्स मूवमेंट चालू किया गया और लोगों से कहा गया कि वो खुलकर अपनी अभिव्यक्ति दें, बुद्धिजीवी वर्ग, कलाकार वगैरह। पर ये एक बड़ी ही टेक्लिश योजना थी। इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है कि वास्तविक उद्देश्य था कि लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना या चिन्हित करना कि कौन से लोग कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में हैं। तो इस तरीके से आज हमने यूनिट इकाई 15 और 16 की। धन्यवाद।